हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म के में। तो दोस्तों आज जो है यहाँ पे पूरे के पूरे 200 सवाल होने वाले, 200 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ जो कि जीके जीएस से रिलेटेड होने वाला है। और जितने भी सारे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो जिनका भी इस साल 2024 में जिनका भी पेपर है, और खासकर अभी जो रेलवे का, खासकर इस रेलवे का जो एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम को लेकर अगर जो तैयारी करे, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हो, या फिर इवन जो भी आप पेपर रिसेंट में देने वाले, उन सारे के सारे एग्ज़ाम में ये काम आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे के सारे आप सवाल देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पूरे के पूरे यहाँ पे मैं 200 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो जिन लोगों को पीडीएफ इसकी चाहिए वो 150 रुपये पे करके ले सकते हैं। इसमें पूरे के पूरे 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे से इस नंबर पे 7903764562 पर क्या करेंगे, पेमेंट करके इसी नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, इसी नंबर पे क्या करेंगे, आप व्हाट्सअप कर देंगे पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर। आपको आपके व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे विद इन सेकेंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल, पहला सेट और सवाल नंबर 1 पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो सवाल है वो क्या है, वायु प्रदूषण। अगर पूछ लिया जाए सवाल कि लाइकेन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो लाइकेन का जो उपयोग होता है वायु प्रदूषण प्रदूषण संकेतक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल पे आते हैं, शैवाल तथा कवक का सहजीवन क्या कहलाता है, ये लाइकेन कहलाता है। और अगर सवाल पूछा जाए कि लिटमस पत्र किससे बनता है, तो लाइकेन से बनता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो लाइकेन से 3 सवाल। आगे बढ़ते सवाल पे कि राइजोबियम, आपका जो राइजोबियम जीवाणु है इसका काम क्या है, यह सजीवन में रहता है तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करता है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि पटाओ सिंड्रोम का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इसका संबंध गुणसूत्र 13 से है। लक्षण इसमें होता है एक कान का ना होना, दिल में छेद होना, आंखें ना खुलना जैसी जो बीमारी है वो पटाओ सिंड्रोम कहलाता है, और गुणसूत्र 13 का इसका संबंध है। वही बात करते हैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का संबंध डाउन सिंड्रोम किससे होता है, तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो हो गया गुणसूत्र 13 हो गया, और गुणसूत्र आपका 21 याद रखना है। एक तो पटाओ सिंड्रोम हो गया, दूसरा डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि पेरियार नदी, अगर बात कर ले पेरियार नदी कहाँ है, तो पहला बात ये है कि ये केरल में है, और दूसरी बात ये है कि इस नदी के ऊपर कौन सा बांध, तो इडुक्की जो बांध है वो कहाँ है, आपका केरल में पेरियार नदी पर है। वही बात करते हैं शरावती नदी कहाँ है, आपका जो कर्नाटक में है, और इसी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है, तो जो जलप्रपात है इसी नदी के ऊपर स्थित है, शरावती नदी कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे नर्मदा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा हो गया, और ताप्ती। ठीक है, ताप्ती भी जो है आपका पश्चिम की ओर, ठीक है, क्या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और अरब सागर में ये भी गिरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध है, कहाँ पे, गुजरात में। आगे आते हैं सवाल पे कि टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। भागीरथी जो नदी है उसके ऊपर ये कौन सा बांध है, टिहरी बांध स्थित है, और इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। तो टिहरी बांध का संबंध कहाँ से, उत्तराखंड से है, और कौन सी नदी के ऊपर, तो भागीरथी नदी के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। सवाल आ जाए कि इडुक्की बांध किस नदी पे है, तो पेरियार नदी पर है, केरल में है, और जोग जल प्रपात जो है किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर, कर्नाटक में है। ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू होता है, 1991 से 1991-92 से इसकी शुरुआत होती है, और पहला राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार मिला था वो मिला था विश्वनाथ आनंद को, जो कि चेस के खिलाड़ी, चेस प्लेयर है, ये भी ध्यान रखिए, शतरंज के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम कब से और क्या रखा गया, तो इसका जो नाम रखा गया 6 अगस्त 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो चुका है। ठीक है, आते हैं जिन शब्द, जिन शब्द का अगर मैं बात करूं इसका अर्थ क्या होता है, विजेता। और जैन धर्म में महावीर स्वामी को जिन कहा गया था, अर्थात विजेता कहा गया था। कब, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको जिन अर्थात विजेता कहलाए, अर्थ अर्थात पूज्य कहला, और निग्रंथ जो कहलाए अर्थात बंधनहीन कहलाए। तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होता है उसके बाद जो है इनको जीन, अर्थ और निर्ग्रंथ जैसे शब्दों से इनको जाना जाता है। ठीक, जैन धर्म
की बात करते हैं तो जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? इसके साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए, और अंतिम जो तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें शामिल है? जातक कथा में शामिल है। अब आते हैं कुछ इकोनॉमिक्स से सवाल लिखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा? तो 1951 से 1956 तक रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। वही बात करते हैं, यह किस मॉडल पे आधारित था? तो ये हेरॉड डॉमर मॉडल पे आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे। अगर पूछे जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस जो है इसमें किस पर अधिक बल दिया गया था? तो आपको कृषि पर अधिक बल दिया गया था। सवाल अगर पूछ लिया जाए कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में बनती है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बनती है, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? तो उद्योग पर बल दिया गया है। ठीक, चलिए अब आते हैं योजना का अवकाश कब कब हुआ। योजना अवकाश कब कब हुआ? तो 1966 से लेकर 1969 के बीच में, अर्थात 3 इयर्स जो रहा आपका ये अवकाश वर्ष रहा। ठीक है, और अगर अनवर्त योजना अर्थात रोलिंग प्लान्स की अगर अवधि की बात करें तो 1978 से 1980 तक रहता है। ठीक है, अर्थात इसकी शुरुआत होती है 1978 से। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 में नौगौर जिला राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है। वही बात कर लिया जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस समिति से है? तो बलवंत राय मेहता समिति से है। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। और पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान द्वारा कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया, और ये तारीख बन जाता है आपका पंचायती राज दिवस बन जाता है आपका 24 अप्रैल। फिर बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन से कौन सा भाग जोड़ा गया? देखिएगा, इसमें भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया, पंचायती राज से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच है। और पूछा जाए कौन से अनुसूची में शामिल है? 11वें अनुसूची में शामिल है। और इसमें 11वीं अनुसूची में कितना विषय शामिल है? तो 18 विषय शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूची अगर मैं पूछ लूँ 12 का संबंध किससे है? तो आपका नगर पंचायत। ठीक है, यहाँ पे नगर पालिका की अगर नगर पालिका या नगर निगम की मैं बात करूँ उसका संबंध इससे है। और इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आगे, दांडी मार्च कब से कब तक चला? तो आपका जो चला 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है, साबरमती आश्रम से दांडी तक। और किसके लिए? तो नमक कर के विरोध में। किसके विरोध में? नमक कर के विरोध में ये होता है। फिर बात करते हैं नवरोज त्यौहार का संबंध किस धर्म से? तो पारसी लोगों का नववर्ष है। और नवरे, ठीक है, ये नवरोज हो गया। और नवरे अगर मैं पूछ लूँ, ठीक है, नवरे त्यौहार का संबंध किससे? तो ये जम्मू कश्मीर का नववर्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपात अनुबंध संविधान के किस भाग में है? आपात अनुबंध का अगर मैं बात करूँ संविधान के भाग 18 में है, जिसमें 352 आर्टिकल 352 हो गया, 356 हो गया और 360 हो गया। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय आपात हो गया, आपका राष्ट्रपति शासन हो गया, और वित्तीय आपात हो गया। वही बात करते संविधान संशोधन किस भाग में है? आपका भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन। राष्ट्रीय आपात का संबंध किससे? 352, अभी मैंने बताया 352 राष्ट्रीय आपात का संबंध है। अब तक ये 3 बार लग चुका है। कब? एक तो 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ, और 1975 जबकि आंतरिक अशांति के समय इंदिरा गांधी के समय जब वो प्रधानमंत्री थी, याद रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति का आधार बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। वही बात करते हैं आपात के समय कौन से 2 अनुच्छेद समाप्त नहीं होते? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है ये समाप्त नहीं होते हैं। राष्ट्रपति शासन का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 355। और वित्तीय आपात का संबंध है अनुच्छेद 360। वही बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय पे पाया जाता है। अब आते कुछ साइंस के सवाल लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, और ओम का नियम कहलाता है V=I/R। ठीक है, न्यूटन के किस नियम से बल का मात्रक प्राप्त होता है? न्यूटन का जो है आपका सेकंड नियम जो है आपका क्या देता है? बल का मात्रक देता है, या बल की परिभाषा देता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम इसको कहते हैं प्रथम नियम को। वही बात करते हैं
रॉकेट का चलना, बंदूक का चलना, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगर बात करते हैं हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? हॉर्न सिल्वर कहते हैं AgCl को। AgCl को कहते हैं अर्थात सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं क्या? हॉर्न सिल्वर कहते हैं। कृत्रिम वर्षा किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से होती है, AgI अर्थात सिल्वर आयोडाइड से होती है। वही बात करते हैं चुनाव में मतदाता की उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही का नाम क्या है? AgNO3 कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट इसको कहा जाता है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी में उपयोग होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का होता है। अगर अवार्ड से कुछ सवाल देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड का शुरुआत होता है 1985 को, अर्जुन अवार्ड का शुरुआत होता है 1961 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 में, पद्म पुरस्कार का जो होता है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 को, या भारत रत्न जिसको कहते हैं, भारत रत्न BC में शामिल है, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी जाती है? तो 24 भाषाओं में दी जाती है, ठीक है। 22 हो गया आपका, जो कि आपके 8वें अनुसूची में है, संविधान के जो 8वें अनुसूची में जितने भी 22 भाषा उसमें तो मिलता है +2 और याद रखें, एक तो इंग्लिश और राजस्थानी। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल की, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? अगर हम बात करते हैं ग्लोब पर जो आपका खड़ी रेखाएं होती है क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। और यहाँ से अगर देख ले 0 डिग्री होगी आपका विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री। अगर विषुवत रेखा अगर मैं बात करूँ 23.5 डिग्री उत्तर की मैं बात करूँ, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर की मैं बात करूँ, ये कहलाता है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर मैं बात करूँ दक्षिण में, तो ये कहलाता है आपका मकर रेखा। ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है, याद रखिएगा। वही बात करते हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी होती है, ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? 111.2 किलोमीटर मैक्सिमम होगी, और 0 किलोमीटर होता है मिनिमम इसका होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका देशांतर रेखा। अगर सवाल पूछ लीजिए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखा की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो कितना होता है आपका? ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 181 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। समय किससे निकाला जाता है? देशांतर से निकाला जाता है, याद रखिए, देशांतर से समय निकाला जाता है। 180 डिग्री देशांतर से तिथि निकाली जाती है और 0 डिग्री देशांतर से आपका समय निकाला जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? देशांतर को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। वही बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? एक तो सारे 82 डिग्री जो हो गया आपका देशांतर हो गया, ठीक है, सारे 82 डिग्री देशांतर। तो भारत की जो मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? ये आपके 5 जो है राज्य हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 जो राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है भारत की मानक से रेखा है, और सारे 82 डिग्री देशांतर ये कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब आते हैं कि प्लास्टर ऑफ साइंस से सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जब जिप्सम को गर्म करते हैं तब क्या मिलता है आपको? जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? जिप्सम को गर्म करने पर मिलेगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CSO4 × 2S2 होता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CSO4 × ½ होता है। गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन सी संस्था मापती है? CSO अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इसको मापती है। आते हैं कुछ साइंस से सवाल और देखते हैं, जैसे विटामिन की खोज करता कौन है? फंक। और विटामिन डी की खोज करता है हॉपकिंस। वसा में घुलनशील अगर पूछा जाए विटामिन कौन कौन से? ADEK हो गया। अब ये बात करते हैं पानी में घुलनशील, ठीक है, पानी में अगर आपसे कोई पूछ ले कि पानी में घुलनशील कौन होगा, तो पानी में आपका विटामिन बी हो गया और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसी कमी से क्या होता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन के रक्त का थक्का बनने में काम आता है। वाइलविट्रोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। एक्वारेजिया किस अनुपात में होता है? 3:1 में होता है। HCl होता है 3 में, इसका होता है HCl 3 और HNO3 1, अर्थात 3:1 में होता है।
ये सांद्र होता है, ये दोनों बातें ध्यान रखें, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 होता है, 3:1 ध्यान रखिएगा। एसिड वर्षा में क्या होता है, तो आपका H2SO4 प्लस HNO3 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है प्लस नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। वही बात करते हैं पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था, पीएच स्केल का मान दिया था। वही बात करते हैं, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल क्या पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में आपको पाया जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। अब आते कुछ इतिहास से सवाल, जैसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के शासक थे। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया, हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के समय इन्होंने लिखा था। अगर पूछ लिया जाए गुप्त साम्राज्य की बात हो ही रही है तो बताइए गुप्त साम्राज्य की इसके स्थापना किसने किया, श्री गुप्त ने किया था। 240 से 280 के बीच में इनका शासनकाल रहता है। वही इनका जो अधिकारी बनता है कौन, घटोत्कच बनता है। इसका शासनकाल होता है 280 से लेकर 320 के बीच में होता है। और गुप्त काल का प्रथम जो महान शासक बनता है वो कौन बनता है, चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। और 320 ईस्वी में इन्होंने गद्दी पर बैठा, ठीक है। और चंद्रगुप्त का ही जो उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि गुप्त साम्राज्य की बात हो रही तो बताइए सोने का सिक्के को उस समय क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। और गुप्त साम्राज्य के चांदी के सिक्के को कहा जाता था, रुपये कहा जाता था। अब आइए एक और सवाल देखते हैं साइंस से, क्या है कि खून का थक्का किसके कारण नहीं बनता, हिपेरिन के कारण नहीं बनता है। और खून का थक्का बनने में कौन कौन मदद करता है, आपका विटामिन के हो गया। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के। और प्रोटीन में अगर आप बात करते हैं तो फैब्रिनोजन हो गया और थ्रोम्बिन हो गया। और इसमें भी जो अगर फैब्रिनोजन अगर हो गया, ये रक्त के थक्का बनने में अनिवार्य क्या है, ये प्रोटीन है, ये विटामिन है, ये प्रोटीन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ दिवस पर ध्यान देते हैं। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की मैं बात करता हूँ, कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को ही क्यों, क्योंकि 28 फरवरी की मैं बात करूँ, इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। और इसके लिए इनको 1930 में 28 फरवरी 1930 को क्या मिला था इनको, आपका सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में और रमन प्रभाव के आविष्कार के लिए। वही बात करते हैं भारत में, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 को, ठीक। वही बात करते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब और कितने लोगों को मिला था, तो 1954 में जब भारत रत्न शुरुआत हुई थी, इसमें 3 लोगों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन को, इनको भारत रत्न के साथ साथ नोबेल पुरस्कार भौतिकी का भी मिला था। अभी मैंने बात किया कि सीवी रमन को आपको रमन प्रभाव के लिए मिला था। वही बात करते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला। और इसकी राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ये भी बात आपको ध्यान रखना, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और मनीला में ही क्या है, फिलीपींस की जो राजधानी मनीला, इसमें ही आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ये भी ध्यान रखना है। पानीपत का अगर मैं बात करूँ, तीसरा युद्ध कब होता है, 1761 के बीच में होता है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। तो सवाल ये भी तो बन सकता है, पहला बताइए कि पहला कब हुआ था, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। दूसरा कब होता है, 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है, ठीक है। आते हैं बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1191 ईस्वी में होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है, हार जाता है। वही बात करते हैं 1192 की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो सेकंड वाला होता है, ठीक है, सेकंड जो होता है तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 में होता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इसमें क्या होता है, गौरी क्या है, ये जीत जाता है। और चौहान जो होते हैं, पृथ्वीराज चौहान, ये हार जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, साइंस से सवाल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, MgOH का होल 2 अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या जिसे एंटासिड कहते हैं। जब अनपच हो जाता है, अपच हो जाती है, पेट में अम्लता ज़्यादा बन जाता है, तो इसी को खाने से जो होता है आपका पेट की अम्लता दूर होती है और जो आपकी जो कब्जियत है वो ख़त्म हो जाती है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर जो कन्वेंशन है, इसके संरक्षण के लिए जो रामसर कन्वेंशन होता है 2 फरवरी 1971 को ईरान में होता है, इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आपका रामसर कन्वेंशन मनाया जाता है। और याद रखिएगा भारत
जो है रामसर, भारत रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब करता है? 1982 को भारत जो है इसमें शामिल होता है। अब आइए कुछ पॉलिटी से महत्वपूर्ण सवाल अगर पूछा जाए, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो पहले तो राष्ट्रपति का जाने, राष्ट्रपति का अध्यादेश का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 123। और इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए, 123 को अगर आप क्या करते बीच वाला अंक उठा के और बाकी अंक को लिख देते 213, तो बन जाता है राज्यपाल का अध्यादेश। तो राज्यपाल का अध्यादेश 213 आर्टिकल 213 में है और राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 में है। अगर सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति का क्षमादान कौन सा आर्टिकल में है? तो आपका आर्टिकल हो गया 72। वही बात करते हैं, आर्टिकल जो है अनुच्छेद 76 का संबंध है महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल से। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 153 का संबंध किससे होगा? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। वही बात करते हैं 161 का संबंध किससे? राज्यपाल का क्षमादान से है। ठीक है, राष्ट्रपति का 72 और राज्यपाल का आपका 161। वही बात करते हैं अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? 164 में। वही बात करते हैं 165 के में क्या है? तो राज्य का महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल, इनका संबंध जो है 165 में है। वही बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति का संबंध अनुच्छेद 167 में है। 164 165 167 168 में क्या है? राज्यों में विधानसभा का गठन से है संबंध इसका। और अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति से। तो 167 168 169 ये तीनों क्रम से याद रखिएगा। एक तो मुख्यमंत्री का जो हो गया शक्ति हो गया आपका, और 68 हो गया आपका राज्यों का विधानसभा हो गया, 168 169 हो गया विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति। अब आइए कुछ साइंस और रिलेटेड सवाल। ब्लड कैसा उत्तक है? ये तरल संयोजी उत्तक है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लड का pH मान होता है 7.4। और ब्लड ग्रुप की अगर खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया, ओ हो गया, है ना। रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। और RH फैक्टर की खोज किसने किया था? विनर ने किया था। सर्वदाता या किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं। ठीक है, एक तो हो गया, ये हो गया आपका यूनिवर्सल डोनर हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। और यूनिवर्सल सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? AB पॉजिटिव को कहा जाता है। दोनों बातें आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी जाती है? 22 भाषाओं में दी जाती है। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। अनुच्छेद 153 का संबंध प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते, भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। और इसका जिक्र भाग 1 और अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है, ये भी ध्यान रखना है। फजल, ठीक है, फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 का संबंध अगर पूछा जाए तो फजल अली आयोग का संबंध है इसका। और इस समय अगर मैं बात करूँ, इस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही एक चीज़ और जोड़ा गया, वो क्या है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही जोड़ा गया। अगर पूछा जाए भारत का नवीनतम राज्य कौन सा? तेलंगाना, जो कि 29वां राज्य था। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे जम्मू का बात करते हैं। जो जम्मू अब क्या था, जो राज्य था अब यूटी बन गया, इसलिए वो 28 राज्य अभी वर्तमान में है। वर्तमान में 28 राज्य जरूर है, लेकिन 29वां जो राज्य बना था वो तेलंगाना बना था। और इसकी स्थापना कब होती है? इसका गठन होता है 2 जून 2014 को इसका गठन होता है। और पूछा जाए तेलंगाना का गठन स्थापना कब होता है? 2 जून 2014 को। और इसमें विधानसभा की जो सीट है कुल मिलाकर 119 है। विधानसभा की सीट 119 है, लोकसभा की सीट 17 है और राज्यसभा की सीट 7 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है? 119 बन जाता है। और यही है विधानसभा का सीट। ऐसे भी ट्रक से आप याद रख सकते हैं। भारत के नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया है आपका केंद्र शासित प्रदेश। अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 90। और रंजन देसाई आयोग की सिफारिश पर इसकी सीटों का जो होता है संख्या का निर्धारण होता है। ठीक है, वही बात करें लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 है आपकी, कारगिल और लेह। ठीक है, लोसर त्यौहार कहाँ का है? आपका लद्दाख का। और हिमेश नेशनल पार्क कहाँ का? ये भी लद्दाख का है। आगे बढ़ते सवाल पे, लद्दाख का नया राजकीय पशु कौन है? आपका हिम तेंदुआ है। वही बात करते हैं दार्जिलिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लोहे का संक्षारक अर्थात जंग अगर लगता है तो उस पर किस रंग का जो है परत जम जाता है? लाल। अगर लोहे पर जंग लगता है तो किस रंग का जो है परत जम जाता है? लाल का। चांदी पर जंग लगता है तो कौन सा परत जम जाता है? काला। तांबे पे अगर जंग लगता है, तांबे पे संक्षारक होता है तो कौन सा रंग हो जाता है? हरा। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोहा पे लाल, चांदी पे काला और तांबे पे हरा।
आगे बढ़ते, किस धातु पर जंग नहीं लगता है? सोना और प्लेटिनम ऐसे जो धातु जिस पर जंग नहीं लगता है। गैल्वीकरण में धातु का उपयोग होता है, गैल्वीकरण में किस धातु का उपयोग होता है? जिंक का होता है, जिससे कि जंग लगने से इसे रोकता है। गैल्वीकरण का काम है कि जंग लगने से, लोहे पे जंग लगने से रोकने का काम करता है। गैल्वेनाइजेशन होता है जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि लोहे में जंग नहीं लगता है। बात करते हैं WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगर मुख्यालय की मैं बात करूँ कहाँ पे है? WTO का अगर मैं बात करूँ, इसका जो मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना कब होता है आपका? 1945 में होता है, ठीक। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ठीक कीजिएगा। यहाँ पे WTO नहीं, यहाँ पे UNA कर लीजिए, ठीक है। UNA का अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, UNA का यूनाइटेड नेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो इसका जो है आपका जो मुख्यालय कहाँ पे आपका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, अमेरिका में। और इसका जो स्थापना होता है 1945 को होता है, ठीक है। WTO नहीं, WTO का तो स्थापना जो होता है आपका, WTO का स्थापना होता है 1905 में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ का स्थापना होता है आपका 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपका पेरिस फ्रांस में, और इसकी स्थापना होती है 1945 में। बात करते हैं, अब आते हैं नाटो की मैं बात करता हूँ। नाटो का जो स्थापना होता है मुख्यालय है कहाँ पे? इसका मुख्यालय आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और स्थापना होता है 1949 में। इसमें कुल अभी वर्तमान में 30 सदस्य हैं इसमें शामिल, ठीक है। और बात करते हैं आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और स्थापना होता है 1967 में। WHO का बात करते हैं, इसका जो है मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को इसलिए क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी तारीख को? 7 अप्रैल को। फिर बात करते हैं FATF, अर्थात यहाँ पे देखिए FATF की मैं बात करूँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और स्थापना होता है 1989 को, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मैं बात करता हूँ, इसका जो है मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ गैट का जो फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड टैरिफ, ठीक है, ट्रेड एंड टैरिफ। और इसी के स्थान पर WTO आता है 1995 में इसकी स्थापना थी। इसकी जो स्थापना थी 1948 की होती है, ठीक है, लेकिन अब उसके स्थान पे क्या हो गया? WTO आया। फिर बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा। उसकी स्थापना थी 1919 में। OECD अर्थात की ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मैं बात करूँ, इसकी मुख्यालय कहाँ? पेरिस में। स्थापना होता है 1961 में। यूरोपियन यूनियन का अगर मैं बात करूँ, मुख्यालय कहाँ? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। उसका गठन होता है 1993 को। चलिए बात करते हैं आगे, और इसमें कुछ सदस्य 27, ये भी ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। अब आइए आर्टिकल 21 की मैं बात करूँ, इसका संबंध किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 48 का जो संबंध है कृषि एवं पशुपालन संगठन से है। और अनुच्छेद 48 का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा, वन एवं वन जीव की रक्षा। ये तीनों बात आप ध्यान में रखिएगा। वही बात करते हैं अनुच्छेद 51। बात करते हैं अनुच्छेद 51 का संबंध किससे? तो 51A में है क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, और स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर ये होता है। और अगर मैं बात करूँ कि अगर ये जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। तो 3-4 बातें आप ध्यान रखिएगा। एक तो अनुच्छेद 51A का संबंध है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद आर्टिकल 51A से है। और मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया है 42वां मौलिक कर्तव्य में। और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए मौलिक कर्तव्य हो गया आपका ठीक है 42वां संविधान संशोधन, और स्वर्ण समिति की सिफारिश पर रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 279A का संबंध किससे? GST काउंसिल से है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर बात कर ले अनुच्छेद 21A का क्या है? 21 में तो आपका प्राण एवं दैहिक है। और 21A में जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, शिक्षा का अधिकार से का है इसका संबंध। राइट टू एजुकेशन से 2009 का एक्ट से ये आता है, और ये लागू होता है 4 अप्रैल 2010 से। ये लागू होता है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। और कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002 का। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 21A। वही बात करते हैं अनुच्छेद 52 का संबंध किससे? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे राष्ट्रपति का, अगर मैं बात करूं 54, अनुच्छेद 54 में क्या है? इसमें निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचक मंडल में इलेक्टेड जो होते हैं निर्वाचित MLA और MPs होते हैं, ठीक है, विधान यहाँ पे याद रखिए MLA और MPs होंगे। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, और 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल।
वही बात करते हैं 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद जो 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 153 भारत का हर राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। वही बात करते हैं अनुच्छेद 279A का संबंध किससे, जीएसटी काउंसिल से है। और कौन सा संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखिए 101वां संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी से है। जीएसटी अगर मैं बात करूँ इसका प्रमुख कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। जीएसटी कब से लागू होता है और किसके सिफारिश पे, तो 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लागू होता है भारत में, और विजय केलकर समिति की सिफारिश पे ये लागू होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। और भाग किस में है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद कौन सा इसमें शामिल है, 36 से 51 जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। आगे बढ़ते सवाल पे कि अनुच्छेद 21 का संबंध किसे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से है। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता से है। और अनुच्छेद 44 से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इसको कहते हैं समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं इसको। पहला जो राज्य था आपका जहाँ पे लागू था वो था गोवा, और वर्तमान में है आपका जो नया भी हुआ है वो सेकंड हो गया है उत्तराखंड। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये जो पुर्तगाली के समय, ठीक है, पुर्तगालियों के समय से जो लागू है वो उसमें है, ठीक है। इसमें कोई विधेयक पारित नहीं हुआ था, ये विधेयक पारित इसमें नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड जो है ये सेकंड राज्य जरूर है, लेकिन अगर विधेयक पारित की अगर मैं बात करूँ, विधेयक पारित के सेंस में मैं बात करूँ तो पहला फर्स्ट ऐसा राज्य हो गया जहाँ पे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है और विधेयक पारित के साथ ये लागू होता है। तो पहला राज्य अगर पूछ ले पहला विधेयक पारित के सेंस में तो पहला हो गया उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन अगर जनरल वे में पूछे तो वो होगा गोवा, जब पुर्तगालियों ने जब उस समय लागू किया था वो चलता आ रहा है, ठीक है, गोवा हो गया। आगे बढ़ते सवाल पे कि अनुच्छेद 47 में क्या है, तो पोषण का अधिकार है, याद रखिएगा। और 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में अंतर इसमें है, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन संगठन से है। और 48A में पर्यावरण, वन एवं वन जीव की रक्षा है। और 180 में क्या, अनुच्छेद 51 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51A में क्या है, अभी मैंने बात किया था कि 51A में क्या है आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य है इसमें, ठीक है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में टोटल 11 है। उसी 11 में से एक बात इसमें लिखा गया कि राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज की सम्मान करना, 11 जो आपका मौलिक कर्तव्य में से एक ये भी शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि ओंकारेश्वर बांध और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। जलपुर अगर मैं बात कर लूँ ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर। और किस नदी पर बसा है, तो नर्मदा नदी पर बसा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे, मेगा पार्टिकल से। विंध्य पर्वत तथा सतपुरा के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी किसके बीच में बहती है, तो विंध्य पर्वत तथा सतपुरा के बीच में बहती है। सतपुरा की अगर मैं बात करूँ, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितने आधार पर है, तो 3 आधार पे है। एक तो साक्षरता हो गया, दूसरा प्रति व्यक्ति आयु हो गया, तीसरा जीवन प्रत्याशा हो गया। आगे बात करते हैं धन निष्कासन का संबंध सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वही बात करें पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी लिखी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की। और अगर साइंस से तो सवाल याद रखें, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का जो होता है फॉर्मूला होता है जो होता है R=R1 + R2 ... आपका। और प्रतिरोध का समांतर जो क्रम का जो सूत्र होगा वो होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी का जो सूत्र होगा वो होगा 1/R = 1/R + R1 + 1/R2 ... जितना भी है आपका वैल्यू है उसके हिसाब से, ठीक है। तो गाइज आज के जो क्लास हुआ लगभग यहाँ पे आपको 200 लगभग सवाल मैंने कराए, जो सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। शुरू से अंत तक वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट के लिए आप वेट कीजिएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए 150 रुपये पे कीजिए, ठीक है। 150 रुपये पे कीजिए इस नंबर पे, और आपको है विदिन सेकेंड आपको क्या है पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे या आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। 7903764562 पर, ठीक। चलिए थैंक यू वेरी मच।